हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी बेसिकली किसके लिए होता है? विज्ञान वर्ग के लिए होता है, साइंस साइड वालों के लिए होता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग 2022 का जो है वो सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2022 के अंतर्गत 2 पेपर जो है वो सॉल्व करवा चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप इस वीडियो लेक्चर की पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं और इस पेपर को पीडीएफ के रूप में पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जब आप मुझे 6393666619 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और इसके लिए आपको 99 रुपए फीस लगेगी। ध्यान रखिएगा, इस एक पीडीएफ की 99 रुपए फीस नहीं लगनी है आपको। इस तरीके के आपके 21 पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगा। 21 पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी और इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए अलग अलग पीडीएफ है। तो 99 रुपए में आप सारी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। 6393666619 63 66 66 19 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो इस पूरे वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको 99 रुपए फीस देनी। तो हम लोग ज्यादा देना लगाते हुए स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के लिए 2022 का सेट नंबर 3। तो हम लोग निर्देश की अगर बात कर लें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। आपकी जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन अगर हम 1 की बात कर लें, खंड का की बात कर लें तो वहाँ 7 क्वेश्चन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर वहाँ से बनेंगे। और खंड खा सेक्शन नंबर जो 2 है, आपका दूसरा पार्ट है, उसमें भी 7 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक 8 9 10 11 12 13 14 करके 7 क्वेश्चन रहेंगे और वहाँ पर भी 50 नंबर बनेंगे सेक्शन 1 से। और सेक्शन 2 से 50% नंबर करके 100 नंबर का आपका कंप्लीट बन जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है भैया। और खंड का की हम लोग शुरुआत करेंगे। खंड का को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य सहचर के जो लेखक है वो कौन है? साहित्य सहचर के लेखक है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य सहचर के लेखक है। यहाँ आप देख पाएंगे साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस तरीके से खंड का की शुरुआत होती है। खंड का में जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो साहित्य इतिहास से रिलेटेड रहेगा, हिंदी के साहित्य से। 5 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में का ख ग घ अंग करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, का ख ग घ अंग। बहुत अच्छी तरीके से इनका आपको तैयारी कराई गई है। 5-5 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके सही तो सही और 10 नंबर पूरे मिलने के यहाँ चांस होते हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आंसर है हमारा हिंदी प्रदीप करके। आंसर क्या है भैया? हिंदी प्रदीप। तो यहाँ आप देख पाएंगे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है, संपादित की है पत्रिका है। तो इनका प्रकाशन होता है, संपादित होती हैं। विशाल भारत के जो संपादक है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं और साहित्य संदेश के जो संपादक है वो बाबू गुलाब राय जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले का खा हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भैया परीक्षा गुरु है और इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। पहले क्वेश्चन का घ नंबर अगर हम बात करते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो आपको पता होना चाहिए द्विवेदी युग के लेखक हैं ये। यहाँ पर आप देखिएगा सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, बहुत ही आसान है, ध्रुव स्वामिनी। किसकी है? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की जो है वो कृति है। अलग अलग हम बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति हो गई। इसके बाद आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आत्मने पद ये अज्ञे जी की कृति है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, आप देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो भैया जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास क ख ग घ अंग करके 5 क्वेश्चन। ये आपके 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन सही तो सही और एक आध गलत होगा तो मामला बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो छायावाद की विशेषता आपको बताने हैं। तो छायावाद की जो विशेषता है वो है सौंदर्य और
प्रेम करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छायावाद की विशेषता सौंदर्य और प्रेम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भक्ति काल का ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना। तो भक्ति काल का ग्रंथ आप आसानी से बता पाएंगे, विनय पत्रिका। क्या है भाई, भक्ति काल का जो ग्रंथ है विनय पत्रिका है। किसने लिखा है ये कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। तो विनय पत्रिका भक्ति काल का ग्रंथ है जो तुलसीदास की रचना है। प्रयोगवाद के प्रवक्ता हैं कौन है, अज्ञेय जी है। प्रयोगवाद के प्रवक्ता किसे माना जाता है, अज्ञेय जी को माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है, तो अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना। अनामिका के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और इन्होंने इसकी 1923 में प्रकाशन हुआ था अनामिका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों से बनना चाहिए। दूसरे का अंगा नंबर, रीति काल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल। भैया एक बात समझ लो, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपको स्कोरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, सही तो सही गलत तो गलत वाला मामला रहता है। इस पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो आप लोग एमसीक्यू के जो सवाल है ना वो हमारी प्लेलिस्ट से जरूर तैयार कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट से हर हाल में उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 भैया अब ये शुरू होता है गद्यांश पद्यांश वाला मामला। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको 10 नंबर ला के देगा, गद्यांश से रिलेटेड रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पद्यांश से रिलेटेड रहेगा और 10 नंबर ला के देगा। और हम लोगों ने ये सब कुछ कराया हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 10 नंबर का ये रहता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर बन जाते हैं। सबसे पहले आपके पास पहली बात ये समझ लो, गद्यांश 2 रहेंगे। गद्यांश 2 रहेंगे, उसमें से आपको ये देखना कि मेरे को कितना आ रहा है, मुझसे कौन सा बन रहा है, और आपको देख के बताना है ये कौन से पाठ का है। राष्ट्र दिया है तो किसका है, राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है, इस बात समझ लो। राष्ट्र का स्वरूप आपको शानदार तरीके से तैयार करके आना है। तो राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ से लिया गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। और इसके अंतर्गत ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जो कुछ भी क्वेश्चन होगा वो आपका जो गद्यांश दिया है ना उससे रिलेटेड रहेगा। सांस्कृतिक जन का मस्तिष्क किस प्रकार से, तो ये आप देख पाएंगे। अगला आपको दिया है जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये उत्तर दे दिया है। विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपसे कह रहा है, ये इस प्रकार से है। और दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम आपको बताना है, तो राष्ट्र का स्वरूप और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो इसके लेखक हैं। अगले अगर हम बात कर लें, अगला जो आपको गद्यांश दे दिया तो अथवा करके ये आपको दे दिया है और बेहतरीन तरीके से इसको आपको समझना है। और यहाँ देखो ये क्या लिखा, भाषा, तो किसका हो गया, भाषा और आधुनिकता का हो गया। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन से हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा भाई, जो आपको दे रहा है ना पैराग्राफ, वो पैराग्राफ किससे रिलेटेड है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो भाषा लिख दी, भाषा आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बेहतरीन तरीके से, है ना। हाँ, और इसके अलावा ये क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखने के लिए आपसे कहता है, तो भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जो आपको सरल लगे, देखो गद्यांश देख लेना और उसके क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि गद्यांश किस चैप्टर का है। एक बार आपको ये पता चल गया, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि मेरे मुझसे जो ये क्वेश्चन है ना भैया मेरे प्यारो, वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस प्रकार से मैं छाट पा रहा हूँ कि नहीं छाट पा रहा हूँ, बस इतना मामला ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो भैया यहाँ पर आपको पद्यांश रहेगा, 10 नंबर मिलते हैं पूरे, समझ लो इस बात को। बढ़िया तरीके से पद्यांश आपको कराए गए हैं कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड में। जो भी काव्य का सेक्शन है उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। जैसे इसकी बात मान लो, ये किस आपके चैप्टर से लिया गया है, तो श्रद्धा मनु से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के, ठीक है ना। श्रद्धा मनु से लिया गया है जयशंकर प्रसाद के, इसको आपको देखना है, पढ़ना है। और काव्य का जो अनुवाद है, काव्य के अंतर्गत जो भी चैप्टर आपके आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। अच्छी तरीके से उनके ऊपर आपका एक लेक्चर बनाए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है पहला, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है, तो तपस्वी संबोधन मनु के लिए किया गया है, ठीक है ना। आपको पूरे पद्यांश को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जो क्वेश्चन होंगे उनके आपको जो है आंसर
वो देने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम, तो श्रद्धा सर्ग लिया है ना, तो मतलब श्रद्धा और मनु दो उसमें सर्ग होंगे, तो श्रद्धा सर्ग हो गया, या आप श्रद्धा मनु भी लिख सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद इसके जो है वो रचनाकार है। और हम लोग दूसरे वाले पे आ जाते हैं, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से कहां से लिया गया, सबसे पहले ये जान लो। तो अभिनव मनुष्य से लिया गया है। अभिनव मनुष्य एक बेहतरीन चैप्टर है जो कि कराया गया है। बस आपको क्या करना है, जैसे श्रद्धा मनु है, मान लो श्रद्धा मनु डालना, एक्सपी क्लासेस डालना, श्रद्धा मनु एक्सपी क्लासेस, वीडियो शानदार मिल जाएगा। अभिनव मनुष्य एक्सपी क्लासेस, शानदार वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, और पढ़ लीजिएगा। देखिए चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बात बनेगी। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है, इस प्रकार से मनुष्य को शिशु और अज्ञानी क्यों कहा गया है, विज्ञान को तलवार ही क्यों कहा गया है, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो रामधारी सिंह दिनकर और अभिनव मनुष्य के शीर्षक का ये अंश है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अभी तक आप 30 नंबर कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 10 नंबर लेके जाएगा। और ये का और खा के सेक्शन में है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 आपके क्वेश्चन है। आपको लेखक का जो है साहित्यिक परिचय लिखना है और कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। और इस पर आधारित मैंने एक शॉर्ट्स जो है वो बना दिया है, एक शॉर्ट्स बनाया है कि आपको किस तरीके से काम करना है। 80 शब्द की समय सीमा रहेगी और इस बात को आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर ये आप प्रारूप देख पाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो साहित्यिक परिचय है, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में बस इतना अंतर है कि जीवन परिचय में जीवन की बात करेंगे, साहित्यिक परिचय में हम साहित्य की बात ज्यादा कर लेंगे, ठीक है ना। और वासुदेव शरण अग्रवाल का ये आप जो है साहित्यिक परिचय देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखना है, ध्यान रखिएगा, जीवन परिचय नहीं लिखना है। और चूंकि आपके पास 80 शब्दों की सीमा रहेगी तो उसके लिए एक आप काम कीजिएगा। 80 शब्द का मतलब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाइनें, 10-12 लाइनों में फिक्स कर लीजिएगा मामला। और 10-12 लाइनों का मतलब यह है कि आपका एक पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कोशिश ये करना है आपको कि मैं एक पेज में, सिर्फ एक पेज में एक लेखक का जीवन परिचय लिख दूं, एक पेज में एक कवि का जीवन परिचय लिख दूं, एक एक पेज में मामला निपटाना है आपको, ठीक है ना। 5 नंबर आपके मिलेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे, जिसका आपको याद हो, मेमोराइज हो, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद का प्रारूप देख पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का ये प्रारूप है, ठीक है। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो साहित्यिक परिचय है वो उनका आप इस प्रकार से प्रारूप जो है वो देख पाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका ये कहानी से रिलेटेड है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको एक करना है। या तो आप ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 80 शब्द का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज में मामला निपटाना होगा, ठीक है। मामला आपको एक पेज में निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 5 नंबर देके जाएगा, कहानी भी आपको जो है वो 5 नंबर देके जाएगी। ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु का सार है वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ठीक है ना। ध्रुव यात्रा कथा वस्तु का जो सार है वो आप इस तरीके से देख पाएंगे। अथवा बहादुर की कथा वस्तु का सार आप ये देख पाएंगे। तो ये आपका पूरा मामला बहादुर कहानी के कथा सार से है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत दी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत ही अथवा करके, भैया अथवा करके ये हमको पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए कह देगा, ठीक है ना। तो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर कुछ भी कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और ये इस तरीके से दिया गया है कि पंचलाइट के मुख्य पात्र गोधन की चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है। 5 नंबर तो है क्या कि कुछ एक करना है, ठीक है ना। ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु लिख दो, पंचलाइट की कथा वस्तु लिख दो, या फिर पंचलाइट का जो नायक है उसका आपको बता दो, बहादुर का आपको जो भी आएगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, समझ लो। 4 ऑप्शन में कोई एक करने के लिए आपसे कहा जाएगा, इस बात को समझ लो। 5 नंबर का है, 80 शब्दों की सीमा, एक पेज का मामला, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे कि जो गोधन का चरित्र चित्रण है वो इस तरीके से आप दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपको करने के लिए कह रहा है, तो ये आपको जो है ध्रुव यात्रा के लिए है। और ध्रुव यात्रा इस प्रकार से आप करते जाएंगे। ये प्रारूप है, पूरा प्रारूप ये दिया गया। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खंड काव्य, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा है हर जिले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक खंड काव्य बटा हुआ है। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आना है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये आपको चीज पता हो। 5 नंबर का मामला, 80 शब्दों का मामला, एक पेज में निपटाने का मामला, इस बात को ध्यान रखना। 80 शब्द एक पेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, बात को ध्यान रखिएगा। और ये आप देख पाएंगे जो भी आपका जिले में हो, मुक्ति यज्ञ हो, सत्य की जीत हो, रश्मि रथी हो, आलोक व्रत हो,
त्यागपति हो, श्रवण कुमार हो, जो भी हो उसमें आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रारूप के तौर पे रश्मिरथी खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का जो सारांश है वो ले लिया गया है, ठीक है ना। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, तो कर्ण का जो शौर्य प्रदर्शन है वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे प्रारूप के तौर पे, ठीक है ना। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कारे, ठीक है। तो ये हो गया। और ध्यान रखिएगा, आपको जो खंडकाव्य करना है उसमें आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। या तो कोई एक क्वेश्चन करने के लिए आपसे कहेगा, पहली बात तो आपको ये निर्धारित करना है कि मेरे जिले में कौन सा खंडकाव्य है, पहले आपको ये निर्धारित करना है। उसके पश्चात आपको दो ऑप्शन रहेंगे, दो में कोई एक करके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्रांकन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। रश्मिरथी में जो कृष्ण के बारे में कहा गया वो किस तरीके से बताया गया है। तो कृष्ण जो थे वो स्पष्टवादी थे, इसके अलावा कुशल कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, और युद्ध कुशल तथा गुणग्राही थे, ठीक है। इस प्रकार से आप बता रहे हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग आ जाते हैं भाई सेक्शन हमारा दूसरा, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 नंबर। इस तरीके से बढ़ गया 50 नंबर का मामला वहां पर अपन ने निपटा दिया, 50 नंबर ही हो गए। सेक्शन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग, खंड खा की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो मामला शुरू होता है वो आपका संस्कृत दिग्दर्शिका का है। और संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत जो भी आपके पाठ हैं, आपका जो गद्यांश का मामला है, गद्यांश है या फिर श्लोक है, वो सभी पढ़ाए गए हैं। अब जैसे ये वाला बात कर लें, ये आपका गद्यांश कहाँ से लिए गए। पहली बात तो दो गद्यांश रहेंगे, दो आपके जो है वो पैराग्राफ रहेंगे, दो गद्यांश रहेंगे। उन दो गद्यांशों में जो भी आपको उचित लग रहा हो उसको पढ़ना है, देखना है, समझना है। उसका आपको संदर्भ में क्या लिख दोगे, पाठ का नाम बताना, ठीक है ना। संदर्भ में आपको बता देना कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से, संस्कृत दिग्दर्शिका के इस पाठ से लिया गया है। 7 नंबर मिलने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 7 नंबर मिलने, 7 नंबर का मामला है। और संस्कृत भाषाया से आपको लिया गया, संस्कृत भाषाया महत्तम से ये पाठ लिया गया है। आपको बस लिखना है संस्कृत भाषाया महत्तम, XP क्लासेस, पूरा पाठ मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये इस प्रकार से आप अनुवाद जो है वो संदर्भ अनुवाद देख पाएंगे, ठीक है। और PDF के लिए मैंने आपको बता दिया 6393666619 पर आपको मुझे मैसेज करना है। 99 रुपये की फीस है, सारी PDF आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। अभी भी वक्त है, PDF ले लेना भैया, ये मत सोचो कि सर पेपर आ गए अब PDF से कोई मतलब नहीं, PDF ले लो। 99 रुपये की फीस कोई ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएंगी, आप समझ लो इस बात को। और इसकी बात कर लें तो ये आपका जो अथवा में दे दिया है, ये गद्यांश, ये जो आपका पैराग्राफ दिया, ये कहाँ से दिया, तो जातक कथा से दिया है। बस आपको लिखना है जातक कथा, XP क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आप अनुवाद जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जातक कथा के ये नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है, ठीक है, नृत्य जातकम से लिया गया और अनुवाद ये आप देख पा रहे हैं, अनुवाद ये इस प्रकार से दे दिया है। अब इसके बाद कर लेते हैं श्लोक की बात। तो श्लोक में भी 7 नंबर मिलने हैं। आपको ये देखना है कि किस सा संदर्भ आपको इसका अनुवाद, इसका भी आपको अनुवाद बताना है, तो ये सब भी कराए गए हैं। और अगर मैं इस श्लोक की बात कर लूँ तो ये कहाँ से लिया गया है, आपके सुभाषित रत्नानी से लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। इसका संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद ये देख पा रहे हैं। और श्लोक में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में आपको कोई एक करने के लिए रहेगा, अथवा करके ये आपको दे देगा। और जो कि आपको कहाँ से लिया गया, महामना मालवीय पाठ से ये अवतरित है, ये आपका श्लोक, ठीक है ना। तो आपको संदर्भ बताना है और अनुवाद आप कर देंगे इस तरीके से। तो भैया एक बात समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कितने नंबर दे रहा है, 7 और 7 मिला के 14 नंबर। संस्कृत दिग्दर्शिका में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि पाठ जो है उसका अनुवाद अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 2 बार पढ़िएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा ना, तो वो आपको जो पाठ है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। जो भी पाठ है उसका नाम डाल के XP क्लासेस डाल के सर्च करना, वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका मुहावरी है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों पर वीडियो बना है, मुहावरे XP क्लासेस डालना, वीडियो मिल जाएगा। और आपको एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहेगा, 2 नंबर का मामला है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। होश उड़ जाना, अत्यधिक घबरा जाना, ठीक है। घर के दरवाजे को टूटा हुआ ताला देकर राम के होश उड़ गए, बाप रे कहीं चोर तो नहीं घुस गए, ठीक है, इस तरीके से। और अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। निराश है, उसमें प्रतीक्षा जो है, अगर हम वेट कर रहे हैं, हमें दुख है, निराशा है, किसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आएगा और उससे मुझे जो है वो फायदा होगा, ये एक अंधे को लाठी के सहारे की तरह।
और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका मतलब वही है कि भाई हर तरीके से दोहरा लाभ होना, है ना। आम भी बिक गया, गुठली भी बिक गई, छिलका भी बिक गया, गूदा भी बिक गया, पत्ते भी बिक गए, सब कुछ हो गया। तो राम पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ने के बाद उसे पुनः उसी दामों पर बेच दिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब पैसा भी नहीं लगा और पढ़ाई भी हो गई। दाल में काला होना, ठीक है ना। आपको पीडीएफ भी इसी प्रकार से आम के आम गुठलियों के दाम, पीडीएफ भी आपकी इसी भी प्रकार से। मान लो अगर मैं बात करूं 5 लोग दोस्त जुड़ गए, ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता ना कि मैं बिल्कुल एकदम सीक्रेट बता दे रहा हूँ, ये सीक्रेट है आप लोगों के लिए। 5 लोग जुड़ गए, 20-20 रुपए दिए, 100 रुपए इकट्ठे हुए, मेरे पास जमा किए और मैंने पीडीएफ भेज दी। अब वो एक पीडीएफ आप किसी को भी सेंड करते रहो, ठीक है। अब आप वो एक पीडीएफ किसी को भी सेंड करते रहो अपने दोस्तों के बीच में, जो भी करना है, जो भी जैसा भी करना है। तो भैया ये मैंने अपने बिजनेस में 99 रुपए में, क्या बिजनेस होता है, 99 रुपए देके तुम लोग मेरे को लखपति बना दोगे। ठीक है भैया, ठीक है प्यारो। चलिए आगे बात करते हैं दाल में काला होना। तो दाल में काला होना, आशंका होना, कोई एक मुहावरा करना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसे इतने सवेरे जाते देखा, लगा दाल में कुछ काला। भैया मामला कुछ गड़बड़ है, इतनी सुबह से कहाँ जा रहे हो। हाँ भैया, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको 5 नंबर ला के देगा। संधि के 3 और विभक्ति के 2। संधि भी कराई गई है, विभक्ति भी कराई गई है, और विभक्ति और वचन में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो जाके वीडियो देख लेना, बस अच्छे से देख लेना। 5 दिन का समय है, बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा विभक्ति और वचन, ठीक है ना। तो संधि आपकी 3 आएंगी, है संस्कृत की संधि होती है, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है। संस्कृत की संधि और हिंदी की संधि एक ही रहती है। संस्कृत की संधि उठा के देख लो, या फिर आप जो है वो हिंदी की संधि उठा के देख लो, सब मामला एक ही रहता है, तो ज्यादा घबराने वाली मामला नहीं रहता, ध्यान रखना इस बात को। तो तथेति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा प्लस इति, ठीक है। तथेति का जो संधि विच्छेद है वो तथा प्लस इति, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे मध्यवरीह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मधु प्लस अरि करके, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर का जो तीसरा आपको दिया है, तो हरिस सेते, ठीक है ना, जो भी है प्रोनाउंसिएशन, मैं मैथ का टीचर हूँ, वो मेरी इतना अच्छा नहीं है, जो भी प्रोनाउंसिएशन वो देखना। हरिस तेते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हरिस प्लस सेते, ठीक है ना, हरिस प्लस सेते हो जाएगा। अब आपको ये संधि वगैरह कराई गई है भाई, आपको संधि विच्छेद बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं, चाहे वो हिंदी के हों संस्कृत को, मामला अपना एक ही रहता है। तो संधि के लिए बेहतरीन शानदार वीडियो डला हुआ है, संधि एक्सपी क्लासेस करके सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो को देख के आप संधि बढ़िया तरीके से तैयार कर पाएंगे। अभी भी तैयार करने का समय है, ऐसा नहीं है कोई संधि कहे कि मैं सर संधि अब शुरू से नहीं पढ़ी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। 5 दिन का समय है, आप आराम से संधि तैयार कर सकते हैं। रस, छंद, अलंकार, विभक्ति, वचन, हर एक चीज आराम से कर सकते हैं अगर आपने अभी से करना शुरू किया, ठीक है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपके पास विभक्ति आ जाएगी, विभक्ति और वचन आपको पहचान के बताने के लिए कहेगा, ठीक है ना। तो पहला आपको कह रहा है कि राजनम शब्द में विभक्ति और वचन, तो ये हो गई द्वितीय विभक्ति और एक वचन कह रहा है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन कह रहा है। सरित्सु शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है, तो सप्तमी विभक्ति और ये बहुवचन हो रहा है, ठीक है। सरित्सु शब्द में आपका जो विभक्ति और वचन हो रहा है वो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 3 नंबर संधि के, 2 नंबर विभक्ति के, बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ओके। अब आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 8 नंबर ला के देगा। 2 नंबर आपके शब्द युग्म वाले रहते हैं, 2 नंबर आपके एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए रहते हैं, 2 शब्द आपके वाक्यांश के लिए रहते हैं, मतलब आपको एक सेंटेंस रहेगा उसका एक शब्द लिखना है, और 2 शब्द रहेंगे आपको हिंदी के, जो आपको वाक्य दिया रहेगा उसको शुद्ध करने के लिए, वाक्य को शुद्ध करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर का जो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वो कहता है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। 2 क्वेश्चन रहेंगे और इनकी क्लास प्रॉपर चली है, इनकी क्लास चली है अंश और अंश, तो कंधा और हिस्सा, ठीक है। तो यहां आप देख पाएंगे अंश का क्या हो जाएगा, कंधा और हिस्सा हो जाएगा। फिर है बात और वात, बात और वात का हो जाएगा बातें और हवा, भैया बातें और हवा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां आप देख पाएंगे उत्तर जो है वो ए है, बात और बात का हो जाएगा बातें और हवा। आगे आपसे कहेगा कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आपको बताने हैं, और यहाँ पर आपके 2 नंबर बन जाएंगे। पतंग, नाग, देखो नाग कितनी बार पूछ रहा है, नाग कई बार पूछा गया, 3री बार हो गया नाग के लिए, 2री बार हो गया वर, ठीक है। तो यही पूछे जाते हैं यार। अगर आप 21 PDF ले लेंगे उसमें इसी देख लेंगे ना, उसी में फंस जाएगा। मैं बताऊँ पिछले साल के 3 2022 की, 2019 की, 2020 की, 2019, 20 और 22 इनकी 21 PDF है मेरे पास,
₹99 की फीस है ना। तो उसी से सारा मामला बैठ जाएगा आपका हिंदी का, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है पतंग के लिए क्या होता है, कागज़ की बनी वस्तु जो धागे की सहायता से हवा में उड़ाई जाती है। यहाँ पर पतंग को हम लोग कीट भी बोलते हैं, नाग को हम लोग सर्प, पर्वत और हाथी भी बोलते हैं। और वज्र शब्द के 2 अर्थ चयन और आशीर्वाद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करें तो जो तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा कि वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु कहेंगे, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, अजात शत्रु कहेंगे। जो बहुत कुछ जानता हो तो बहुयज्ञ कहलाता है, बहुज्ञ कहलाता है, ठीक है ना। जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ कहलाता है। और अंतिम जो आपका 11वें का जो चौथा सवाल होगा घ नंबर, ठीक है ना। 11 में भैया क्वेश्चन नंबर 11 में 8 नंबर का मामला रहता है, 8 नंबर का रहेगा, 2-2 करके रहेंगे, 4 सवाल रहेंगे, ठीक है ना। और 2 वाक्यों को सिद्ध करने के लिए कह रहा है 2 नंबर यहाँ से बनेंगे। तो 4 सवाल में आपको जो भी बन जाए वो कर दीजिएगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, क्या मेरा तौलिया सूख गया, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो जो भी आपको सही बन जाए वो लिख लीजिएगा, इस प्रकार से ये सही रहेंगे, ठीक है ना। मैंने भोजन कर लिया है, क्या मेरी तौलिया सूख गई, मैं कलम से लिखता हूँ, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। अदब और तहजीब से बताएंगे, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक है ना। अब भैया बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रस छंद अलंकार। 1 नंबर की पढ़ाई कराई गई है, रस छंद अलंकार के लिए 1 नंबर की पढ़ाई करी गई है। इनको जाके आप लोग देख लीजिएगा, रस के लिए भी वीडियो है, छंद के लिए भी है और अलंकार के लिए। तो भैया रौद्र रस अथवा भयानक रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना है, 2 नंबर के लिए मामला है। रौद्र रस की अगर मैं बात कर लें तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये रौद्र की बात है। और आप अद्भुत रस के बारे में बता रहे हैं, ये आपके पास उदाहरण, ठीक है ना। तो रस आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो ये आपका जो खंड खा है, सेक्शन नंबर 2 ये स्कोरिंग वाला मामला है ना। ये स्कोरिंग मामला है, पूरे में पूरे नंबर ला के देता है। अब यहाँ से नंबर कटते नहीं है, तो अगर ये पक्का है तो आपको जो 95 प्लस का टारगेट है वो यहीं से पूरा हो सकता है। अगर ये आपके जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाली चीज़ें हैं ये एकदम बिल्कुल सही होके आती हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कोई गलती नहीं करना। फिर आपके पास आ जाता है अलंकार, ठीक है ना। तो संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, हर एक चीज़ बताई गई है। अलंकार का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, बस आपको सर्च कर लेना है अलंकार एक्सपी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। 2 नंबर का मामला रहेगा, ठीक है ना। और रूपक अलंकार उदाहरण आप ये देख पा रहे हैं इस प्रकार से कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भ्रंग, ठीक है ना। तो उदाहरण अलग अलग होते हैं, जो आपको अच्छा लगे रटने में, जो आपको सहायता करे कि हाँ मुझे ये याद हो जाएगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। और जो आपको अलंकार याद है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार दे दिया गया है, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार के लिए इस प्रकार से देख पाएंगे आप लोग। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं छंद की, ठीक है ना। तो छंद एक्सपी क्लासेस आपको डालना है, वीडियो मिल जाएगा। चौपाई छंद की बात कर लो, कौंडलिया की बात कर लो, कोई भी हो, 2 नंबर का मामला रहता है। उदाहरण आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरचु सुवास सरस अनुरागा अमय मूरम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। और अगर आप चाहो तो कुंडलिया आप लिख सकते हो। कुंडलियों के लिए आपको ये बताना होगा कि भैया उसका लक्षण क्या है, और ये आपका उदाहरण रहा, ठीक है ना। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद मामला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 14 निबंध है, ऐसे है। प्रारूप आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 2 बार बताएंगे, 2 बार चीजें लिखेंगे और आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको दिया, और ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, इस तरीके के लिए। तो 6 नंबर यहाँ पर रहेंगे। एप्लीकेशन में 6 नंबर मिलने हैं और निबंध में ऐसे में आपको 9 नंबर मिलने हैं। तो दैनिक पत्र के संपादक को जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसका प्रारूप आप इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है ना। प्रारूप जो ये रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और भैया देखो जो ऋण के लिए, लोन के लिए बैंक में एप्लीकेशन है, मेरे हिसाब से आप ये वाला जो सेक्शन है ये करके जरूर जाइएगा। ऋण के लिए बैंक में जो ऋण है होता है ना, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार कर ही लेनी। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ये आपको करके जाना है। इस बात को ध्यान दे रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा, ये आपको हर हाल में करना ही करना है। और क्योंकि ये आप देख पाएंगे कि जो ऋण लोन के लिए वो आएगा ही आएगा, है ना। और मैं प्रारूप की बात कर लूँ तो आप बैंक का नाम कोई भी रख सकते हैं। बैंक का जैसे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक
बैंक कर दिया, बड़ौदा कर दिया, SBI कर दिया, जो आपको मर्जी हो वो कर देना, इससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये आप प्रारूप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थी आभासा लिख देना है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत, जिसमें आपको ऐसे लिखना है भैया मेरे प्यारो। और जो आपका 9 नंबर का मामला रहेगा, तो यहाँ आतंकवाद की जो समस्या है उससे रिलेटेड प्रारूप पूरा दिया हुआ है। ये आतंकवाद की समस्या पर आप देख पाएंगे प्रस्तावना दी हुई है, ठीक है, किस तरीके से आतंकवाद से तात्पर्य के बारे में है। फिर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो बस मामला ये है कि आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे तो दिमाग में शब्द बैठ जाएंगे, और जब शब्द बैठ जाएंगे तो आप उनको आराम से बता पाएंगे, ठीक है ना। आतंकवाद का समाधान, ठीक है ना, आतंकवाद का क्या समाधान हो सकता है। इसके अलावा आप उपसंहार या कंक्लूजन करके भैया यहाँ से आपका जो सेक्शन नंबर जो बी होता है, सेक्शन खंड खा होता है, वो पूरा होता है 50 नंबर। और जो खंड खा है मैंने आपको बताया कि आपका स्कोरिंग मामला है। स्कोरिंग में आपका सेक्शन रहता है, क्योंकि 1-1 नंबर की 2-2 नंबर के बहुत सारे सवाल रहते हैं, और कटने का कोई चांस नहीं रहता। अगर आपको मैं बताऊं कि नंबर कहाँ कट सकते हैं, तो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से लिख के आए हैं तो निबंध में थोड़ा बहुत कट सकता है, और कहानी खंड काव्य में थोड़ा बहुत कट सकता है, बस इससे ज़्यादा और कहीं नहीं। अगर कोई नंबर अगर कटेगा तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जीवन परिचय में भी नंबर नहीं कटते, जीवन परिचय में भी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। तो कहीं अगर कटने के चांसेस रहते हैं तो एक नंबर कटने का चांस रहता है आपको निबंध में, 1 नंबर कहानी में, और 1 नंबर खंड काव्य में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो 100 में से 97 नंबर हिंदी में यूपी बोर्ड में आराम से कोई भी फाड़ सकता है, अगर वो पूरा करके आता है बेहतरीन तरीके से सही। और हिंदी में नंबर कहाँ से अच्छे आ सकते हैं, मैंने बता दिया। 1-1 नंबर वाले जो सवाल हैं, 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, उनको जो सही करके आएगा उसको फायदा होगा। यही आपके स्कोरिंग वाले मामले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भैया मेरे हम लोगों ने यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के लिए 2022 का जो है सेट नंबर 3 वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट हमने इसका प्रारूप देखा, इसको पूरा डिस्कशन किया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी बता दी। और फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर 6393666619 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। और देखिए PDF के लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस लगनी ही लगनी है, तो उसके लिए आप जो भी कहें, जैसे भी आपको उचित लगे, 99 रुपये में आपको बढ़िया बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, PDF वगैरह मिल जाएगी। 3 साल के 21 पेपर आपको पूरे हल मिलेंगे, उससे आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको वहीं से फंस जाएगा। पेपर जो है वो पिछले 3 साल के उसमें आराम से फंस जाएगा। पूरा हल पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी 21 पेपर। तो अभी भी मौके हैं, ये मत सोचिए कि आप पेपर पास में है तो क्या आप फ़ायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। 99 रुपये की बात है, बस 99 रुपये जो है 3 से 4 दिन चलने वाली सब्जी होती है, कुछ नहीं होता 99 रुपये। ना ही मैं लखपति बन जाऊँगा, ना ही आप गरीब रह जाएंगे। तो PDF जरूर आप सभी लोग जुड़ जाएं, PDF ले लें, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, दम से दम लगा के बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ाई करना है। और हिंदी में हमको 95+ का टारगेट जो है वो पूरा करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।